हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डे 6 जो अपना है इस एग्ज़ाम्स का सीपीसी का पार्ट 1 शुरू करेंगे। इसके बाद 2 पार्ट्स और आएंगे सीपीसी के। इसमें जो भी हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगते हैं एग्ज़ाम के पर्पज़ से हम उनको डिस्कस करेंगे, सेक्शन वाइज भी और थोड़ा बहुत कंसेप्ट वाइज भी। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। आ जाओ पहले क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? Formal expression of an adjudication which so far as regards the court expressing it conclusively determine the rights of the parties is। हम उसको क्या कहेंगे? हमने बोला सबसे पहली बात, अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है कि वो कहाँ गिवन है, हम उसको सबसे पहले कहाँ देखते हैं? डेफिनेशन क्लॉज में देखते हैं। ये मैंने पहले भी बताई थी, क्योंकि डेफिनेशन क्लॉज में हमें ज़्यादातर डेफिनेशंस वहाँ मिल जाती हैं। और जब हम इस वाली डेफिनेशन को देखेंगे हमें पता लगेगा कंक्लूसिवली जो डिटरमाइन कर देता है हम उसको कहते हैं डिक्री। क्या कहते हैं? डिक्री। कहाँ दे रखा है? सेक्शन 2 ऑफ सीपीसी में हमें ये देखने को मिलेगा। अब अगले पे आ जाओ। डिक्री क्या हो सकती है? देखो, डिक्री जो है एक, जब डिक्री पास करता है कोर्ट तो वो डिक्री जो है प्री भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है। प्री डिक्री में क्या होता है कि अभी वो डिक्री ने कंक्लूसिवली हमारे पार्टी के राइट्स को डिटरमाइन नहीं करे हैं, आगे की फर्दर प्रोसीडिंग्स बाकी है। फाइनल डिक्री में क्या होता है? जहाँ पे पार्टीज के राइट कंक्लूसिवली डिटरमाइन हो जाते हैं और कोई फर्दर प्रोसीडिंग्स की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगले पे आओ। जजमेंट डेटर कौन होता है? देखो, जब भी कोर्ट अपनी जजमेंट पास करता है, कोई ऑर्डर देता है, तो एक होता है जजमेंट जो पार्टी के फेवर में, किसी पार्टी के फेवर में है तो, और दूसरी पार्टी के अगेंस्ट में है। तो जिस पार्टी के फेवर में वो ऑर्डर है उसको तो हम कहते हैं डिक्री होल्डर, और जिसके अगेंस्ट में है उसको हम कहते हैं जजमेंट डेटर। तो इसका मतलब जजमेंट डेटर कौन हुआ? पर्सन जिसके अगेंस्ट में डिक्री पास करी गई है। और ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा? डेफिनेशन में। किसके? सेक्शन 2 ऑफ सीपीसी। ओके, आ जाओ अगले पे। अंडर सीपीसी, जस्ट वेट। ओके, इस क्वेश्चन में अंडर सीपीसी फॉरेन कोर्ट मीन्स, फॉरेन कोर्ट का क्या मतलब है? देखो, अगर हमें नहीं पता तो हम क्या करेंगे? जो इंडिया के बाहर है हम इसको मार्क करके आ जाएंगे, बट आंसर गलत है। सबसे पहले जाओ डेफिनेशन क्लॉज में, उसमें हमें देखने को मिलेगा एक ऐसी कोर्ट जो आउटसाइड इंडिया है एंड जो अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश नहीं करी, वो होता है हमारा फॉरेन कोर्ट। मैंने क्या बोला? जो इंडिया के बाहर है प्लस जो ऑथराइज्ड नहीं है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके, अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? सीपीसी के अंदर इन्होंने स्पेसिफाई करा है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब वो पर्सन जो लॉ में रिप्रेजेंट करता है, जो बंदा मर चुका है, डिसीज्ड है, उसकी प्रॉपर्टी को, हम उसको क्या कहते हैं? वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, एलआर माना जाता है। ओके, अगले पे आ जाओ। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर क्या है? अब हमें नहीं पता कि वो प्रोसीजरल लॉ है, सब्सटैंटिव लॉ है, कॉम्बिनेशन है, क्या है। देखो, प्रोसीजर लॉ होता है जो हमें किसी भी लॉ के लिए प्रोसीजर इस्टेब्लिश करता है। अब जैसे सीपीसी है, हमें नाम से पता लग रहा है ये प्रोसीजर लॉ है, पर जैसे कि हमें पता है जब हम ऑर्डर्स को पढ़ते हैं, ऑर्डर्स में प्रोसीजर प्रिस्क्राइब कर रखा है कि पहले पार्टीज आएंगी, पार्टीज के बाद क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, प्लेंट फाइल होएगी जो बंदा करेगा, फिर उसके बाद हम डब्ल्यूएस के लिए टाइम देंगे, समन्स जाएंगे। ये सब जो प्रोसीडिंग्स होती हैं कि पहले समन्स जाएंगे फिर हम डब्ल्यूएस के लिए उसको टाइम पीरियड देंगे, तो ये सारा हमें क्या बता रहा है? एक प्रोसीजर बता रहा है। तो वो क्या हुआ? ये प्रोसीजरल लॉ। ठीक है, अगले पे आ जाओ। कौन सा सेक्शन जो है सीपीसी का बोलता है स्टे ऑफ सूट के रिगार्डिंग? इन क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे? हमें नहीं पता स्टे ऑफ सूट का है, कोई बात नहीं, सेक्शन में ये देखो, ये देखो, ये देखो, आंसर मिलेगा हमें सेक्शन 10। इसको हम किस नाम से जानते हैं? रेस सब जुडिस। रेस सब जुडिस, इसके नाम पे ये भी आ सकता है। और सेक्शन 11 किस नाम से जानते हैं? रेस सब जुडिकाटा। सब जुडिकाटा, ठीक है, और ये रेस सब जुडिस सेक्शन 10। अगले पे आ जाओ। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिम द डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा इज बेस्ड? रेस जुडिकाटा भी हमने कहाँ पढ़ा? सेक्शन 11 में। तो ये किसके ऊपर बेस्ड है? रेस जुडिकाटा हमारा बेस्ड है इंटरेस्ट रिपब्लिके उट सिट फिनियस लिटियम। इसका मतलब
कि भाई इंटरेस्ट जो है स्टेट का वो किस चीज़ में है कि जल्द से जल्द लिटिगेशन का एंड हो जाए, ज़्यादा केस ना चले, उसका क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। किसका स्टेट का इंटरेस्ट उसमें लाई करता है। ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा जो अभी हम पढ़कर आए किस मैक्सिम पे बेस्ड है, ये भी हमने पढ़ा, इंटरेस्ट रिपब्लिके उट सिट फिनियस लिटियम। पर इसके साथ ही ये दोनों आंसर भी इसके करेक्ट होंगे, तो मतलब आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव। अब इसका मतलब देख लेते हैं, नेमो डेट विस वेक्सारी प्रो उना एट ईडम काउजा। इसका मतलब भाई किसी भी बंदे को तुम एक ही कॉज ऑफ एक्शन के लिए दो दो बार परेशान नहीं करोगे। तो उसको एक बार अगर तुमने उसके ऊपर केस कर दिया, ठीक है, खत्म, अगली बार उसी कॉज ऑफ एक्शन पे दूसरा केस नहीं ला सकते हो। और इससे अगला, रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटे ऑक्यूपिटर। इसका मतलब जो भी जुडिशियल डिसीजन कोर्ट के द्वारा दिया गया है हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, किस तरह कि वो सही दिया गया है। ठीक है, ये किसके ऊपर मैक्सिम है, सेक्शन 11 के ऊपर। रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा हमें क्या दे रखा है, देखो रेस जुडिकाटा जब हम पढ़ेंगे उसका जो मेन पैरा है, ये बहुत लंबा प्रोविजन है रेस जुडिकाटा का। इसका जो मेन पैरा है उसमें हमें बताया गया है कि एक बार केस फाइनली और हर्ड हो चुका है, डिसाइड हो चुका है बकायदा कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन के द्वारा, तो उसी सेम मैटर पे दूसरी कोर्ट में वो चीज़ एंटरटेन नहीं की जाएगी। तो रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा हमें कहाँ दे रखा है, उसके हमें अंदर 8 एक्सप्लेनेशन है, जिसमें 4th एक्सप्लेनेशन जो है एक्सप्रेसली बोलती है कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा है। ओके, अगले पे आ जाओ। अ डिसीजन और फाइंडिंग गिवन बाय अ कोर्ट विदाउट जुरिस्डिक्शन। क्या वो रेस जुडिकाटा ऑपरेट करेगा हर सर्कमस्टांस में, रेस जुडिकाटा ऑपरेट नहीं करेगा। कैन ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा किसी किसी सर्कमस्टांस में, मे ऑपरेट या मे नॉट ऑपरेट। इसका आंसर अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में इसकी हिंट भी मिली कि डिसीजन या फाइंडिंग जो कोर्ट ने दी है जुरिस्डिक्शन के बिना, तो वो तो रेस जुडिकाटा ऑपरेट करेगा ही नहीं। सॉरी, क्रॉस मार दिया, ये आंसर करेक्ट, कि विदाउट जुरिस्डिक्शन तुमने दे दिया है तो वो तो रेस जुडिकाटा हो ही नहीं सकता, तुम उसको डिसाइड कर सकते हो। क्यों, क्योंकि जो पहले वाली कोर्ट ने अपना फैसला दिया उसका जुरिस्डिक्शन था ही नहीं, तो दूसरी वाली कोर्ट कॉम्पिटेंट है उसको डिसीजन देने के लिए। अगले पे आ जाओ। अंडर सेक्शन 13 विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट शेल नॉट बी कंक्लूसिव। कौन सी कंक्लूसिव मतलब फाइनल नहीं मानी जाती है। सेक्शन 13 में जो फॉरेन जजमेंट्स की हमारी बात करते हैं, कह रहे हैं अगर वो जजमेंट तुमने मेरिट पे नहीं दी, प्लस जजमेंट जो है इंडियन लॉ को ब्रीच करके दी गई है, या जजमेंट इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट में दी है, तो वो जजमेंट हमारी कंक्लूसिव नहीं मानी जाती है। तो आंसर क्या हुआ इसका, डी। ओके, अगले पे आ जाओ। अंडर सेक्शन 15 CPC एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड। जो भी सूट इंस्टीट्यूट करोगे कहाँ करोगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, लोअर ग्रेड में, हायर ग्रेड में, ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज लोअर ग्रेड। इसका मतलब सबसे पहले हम लोअर ग्रेड पास जाएंगे, जैसे कि सिविल जज जूनियर डिवीजन, फिर हम उसके बाद जाएंगे सिविल जज सीनियर डिवीजन, फिर हम उसके बाद जाते हैं डीजे या सिविल जज जिनको हम कहते हैं नॉर्मल जो हाईएस्ट पोजीशन पे होते हैं। तो हमारा केस यहाँ इस लेवल से इंस्टीट्यूट होना स्टार्ट होगा। ओके, जनरल पावर टू ट्रांसफर सूट्स अंडर सेक्शन 24 किसको दी गई है। अब हम जब सेक्शन पढ़ेंगे हमें वहां साफ दिखेगा, हाई कोर्ट को भी दी गई है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी दी गई है, और सुप्रीम कोर्ट को कहां दे रखी है, सेक्शन 25 में। ठीक है, जब एक डिक्री साइलेंट है एज रिगार्ड फ्यूचर इंटरेस्ट, इसका मतलब कि पार्टीज को जो इंटरेस्ट मिलना है फ्यूचर में कोई, अगर मानो कोर्ट ने उस पर कुछ भी नहीं बोला, डिक्री साइलेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि फर्दर इंटरेस्ट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन रिफ्यूज्ड एंड अ सेपरेट सूट शैल नॉट लाई फॉर द सेम। या फिर हम मान लेंगे रिफ्यूज तो कर दिया बट सेपरेट सूट लाइक कर सकते हो। अरे भाई तुम कोर्ट का टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। तो हमने मान लिया कि कोर्ट जज साहब तुम्हें नहीं देना चाहते हैं तुम्हारा फ्यूचर इंटरेस्ट, अब कोई तुम सेपरेट सूट फाइल नहीं करोगे। हमारा टाइम भी इंपॉर्टेंट, तुम्हारा टाइम भी इंपॉर्टेंट, तो आंसर क्या हुआ, बी। ओके, अ डिक्री में बी एग्जीक्यूटेड बाय, डिक्री कौन एग्जीक्यूट कर सकता है। देखो जब डिक्री पास हो जाती है कोर्ट के द्वारा,
या तो जिस कोर्ट ने डिक्री पास करी है उसी को एग्जीक्यूशन करनी होती है, या जिस कोर्ट ने पास करी वो अगर किसी और कोर्ट को बोल दे, कोर्ट नंबर 2 को, कि जज साहब आप एग्जीक्यूट कर दो, तो ये वाली कोर्ट भी उस चीज को एग्जीक्यूट कर सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट जज, कमिश्नर, कोर्ट जिसने डिक्री पास करी है, या इधर या तो कोर्ट जिसने डिक्री पास करी है या जिसको हमने एग्जीक्यूशन के लिए भेजी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। ओके, अगले पे आ जाओ। Where a decree is to be sent to a court in another state for execution, it has to be sent by, मैंने बोला अगर कोर्ट 1 को किसी दूसरी स्टेट में कोर्ट 2 को भेजना है एग्जीक्यूशन के लिए, कौन भेजेगा उसको? अरे वही भेजेगा जिसने वो डिक्री पास करी है। क्या उसको कंसेंट चाहिए होगी हाई कोर्ट की? बताओ। आंसर इज नो। तो क्या आंसर होगा इसका? कोर्ट जिसने डिक्री पास करी है। देखो अब इन क्वेश्चंस का क्या होता है, हमें नहीं पता ये क्वेश्चंस हमें कहाँ मिलेंगे, क्योंकि इनके बारे में हमें नहीं पता होता, हमने नहीं पढ़ा होता। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इंडेक्स में जाएंगे। इंडेक्स में हमें एग्जीक्यूशन टॉपिक देखना है। अब देखो एग्जीक्यूशन में भी बहुत चीज़ें हैं, जैसे जनरल आ गया, ट्रांसफ़र आ गया, एग्जीक्यूशन आ गया, प्रोसीजर्स आ गया, पावर्स आ गया। तो देखो हमें पता लग रहा है किस चीज़ की बात कर रहा है। इट हैज़ टू बी सेंट बाय, तो कहीं ना कहीं तो ट्रांसफ़र हो रही है। तो यहाँ पे हम ट्रांसफ़र ऑफ डिक्री की बात कर रहे हैं, तो हमें स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये ट्रांसफ़र की जो बात कर रहा है हमें कहाँ दे रखा है? सेक्शन नंबर 40 में। ओके, अगले पे आ जाओ। प्रीसेप्ट मीन्स, अब प्रीसेप्ट जो है वो हमारा क्या होता है? देखो प्रीसेप्ट जो है एक तरह का ऑर्डर माना जाता है। अब प्रीसेप्ट में क्या होता है, यहाँ पे जो डिक्री होल्डर है, डिक्री होल्डर मैंने अभी बताया जिसकी फेवर में कोर्ट ने जजमेंट दी है, जिसकी फेवर में। अब क्या होता है, डिक्री होल्डर क्या करता है यहाँ पे, कोर्ट के पास क्या करता है, एक ऑर्डर के लिए बोलता है कि जज साहब प्लीज आप ऑर्डर दे दो कि जो सामने जजमेंट डेटर है ना उसकी ये प्रॉपर्टी अटैच कर लो, क्योंकि मेरे फेवर में आया है ये डिसीजन आपका, और वो प्रॉपर्टी हो सकता है बेच वगैरह ना दे, तो आप उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लो। किसकी प्रॉपर्टी को? जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी को। तो प्रीसेप्ट क्या होता है, जब ये कोर्ट अपना ऑर्डर इशू करता है, किसकी एप्लीकेशन पे? डिक्री होल्डर की एप्लीकेशन पे। ओके, अगले पे आ जाओ। एन एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कैन नॉट डिटरमाइन द क्वेश्चंस रिलेटिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये सारे एग्जीक्यूशन वाले सेक्शन में मिलेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, जो भी इनके सेक्शंस हैं वो सारे वहीं मिलेंगे। अब मैंने बोला क्या नहीं डिटरमाइन कर सकता, सेक्शन 47 में हम फर्स्ट लाइन जब पढ़ेंगे उसमें साफ बता रखा है कि कोर्ट जो है वो डिसाइड कर सकता है एग्जीक्यूशन को, डिक्री के डिस्चार्ज को, डिक्री के सेटिस्फेक्शन को, कि जो पार्टीज ने क्लेम किया था क्या वो पार्टीज फुल्ली सेटिस्फाइड हैं। मॉडिफिकेशन को डिसाइड नहीं करता। इसका मतलब डिक्री को मॉडिफाई मतलब चेंज करने का काम एग्जीक्यूटिंग कोर्ट का हो ही नहीं सकता। वो किसका होता है? जिस कोर्ट ने डिक्री पास करी है सिर्फ उसी को वो चेंज कर सकती है। ओके, बट एग्जीक्यूटिंग कोर्ट का काम है सिर्फ एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और सेटिस्फाई करना डिक्री को। ठीक है, अगले पे आ जाओ। कौन सा सेक्शन जो है सीपीसी का प्रोहिबिट करता है अरेस्ट या डिटेंशन विमेन की इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर पेमेंट? ध्यान रखना यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बोला है पेमेंट के लिए। ऐसा कौन सा सेक्शन है जहाँ पे हम अरेस्ट नहीं कर सकते विमेन को सिर्फ और सिर्फ पेमेंट के चक्कर में? अगर उसने कोई और क्राइम किया है या कोई और प्रॉपर्टी का केस है हम उसमें अरेस्ट कर सकते हैं, बट पैसों के लेन देन के लिए हम उसको अरेस्ट नहीं करेंगे। सेक्शन नंबर 56। ठीक है, अगले पे आ जाओ। अंडर सीपीसी which one of the following is liable to attachment and sale in execution of a decree? liable to attachment पढ़ते हम खोल लेंगे सेक्शन 60, और कैसे पता लगेगा? अपने इंडेक्स में देख के। इन्होंने बोला है हम इनमें से क्या कुछ अटैच कर सकते हैं, वहां पे पूरी लंबी लिस्ट दे रखी है। देखो नेसेसरी वियरिंग अपैरल, जो ज़रूरत का सामान है, जो हम पहनते हैं, ज़रूरत के कपड़े हैं, हम उनको अटैच नहीं कर सकते हैं। प्रोमिसरी नोट छोड़ दो। टूल्स ऑफ आर्टिशंस, जो भी अपने आर्टिशंस के टूल्स होते हैं, उनकी रोजी रोटी जिसे कहते हैं, हम उनको भी अटैच नहीं कर सकते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हम जो खाते वगैरह होते हैं हम उनको भी अटैच नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या अटैच कर सकते हैं? प्रोमिसरी नोट, जो कि क्या होता है? हमारा एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। ओके, नेक्स्ट, कोर्ट में नॉट इशू अ कमीशन। कोर्ट जो है कमीशन इशू नहीं कर सकता है। किस किस पर्पज के लिए?
पहले हम ये देखेंगे कमीशन हमें कहाँ दे रखा है, सेक्शन नंबर 75, हमें जैसे इंडेक्स देखने को मिलेगा उसमें हम देख लेंगे। अब कोर्ट जो है कमीशन इशू नहीं कर सकता, किस पर्पज़ के लिए, एग्जामिन के लिए कर सकता है, अकाउंट्स एग्जामिन के लिए कर सकता है, मिनिस्ट्रियल एक्ट परफॉर्म करने के लिए कर सकता है, बट किसी पर्सन को अरेस्ट करने का राइट इसको नहीं है। किसको राइट होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे जज साहब को, ठीक है, वही ऑर्डर दे सकते हैं। कमीशन जो है किसी पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकता है। ओके, देखो हाँ यहाँ पे एक ट्रिक बताती हूँ, वैसे तो इस पेपर के रिगार्डिंग नहीं है बट ठीक है देख लेते हैं। कमीशन के पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं, क्या जो कोर्ट कमीशन इशू करता है किस पर्पज़ के लिए कर सकता है, इसके सेक्शन 75 हम जब देखेंगे इसमें क्या है, हमें 7 ग्राउंड्स दे रखे हैं, ठीक है। जैसे कि पहला है एग्जामिन करना किसी भी पर्सन को, समझ लो ये फ्यूचर में काम आएगा, एग्जामिन करना किसी भी पर्सन को। फिर मैंने बोला लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए, फिर मैंने बोला अकाउंट्स को कुछ भी एडजस्ट करना होता है उसके लिए, फिर मैंने बोला कि पार्टीशन करना है उसके लिए कमीशन को इशू किया जा सकता है, फिर जो भी हमारे साइंटिफिक टेक्निकल या एक्सपर्ट की इन्वेस्टिगेशन है उस पर्पज़ के लिए, एंड लास्टली जो भी नहीं, इसके पहले एक और है साइंटिफिक टेक्निकल एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन के बाद एक और है कौन सा, अगर हमें प्रॉपर्टी की सेल करवानी है जो स्पीडी और नेचुरल डिके वाली है, और लास्टली हमने बोला जो मिनिस्ट्रियल एक्ट परफॉर्म करने होते हैं, छोटे मोटे जितने भी एक्ट्स होते हैं उसके लिए भी हम कमीशन को इशू कर सकते हैं। अब इसकी ट्रिक क्या है याद करने की, देखो मैंने इसको कैसे ट्रिक बना रखी है, पहले 3 का अलग बना रखा है, जैसे कि मैंने बना रखा है इसका PLA, P से पार्टीशन, ये लोकल इन्वेस्टिगेशन, A से अकाउंट्स, तो ये हो गया PLA, ठीक है। PLA क्योंकि हम परमानेंट लोक अदालत को भी बोलते हैं इस वजह से PLA से याद है। और जो लास्ट के 4 है ये मैंने याद कर रखा है, देखो हमने अपने फिजिक्स में पढ़ा था प्रिज्म के बारे में, बट मैंने इसको कैसे याद कर रखा, पिज्म, PIS, ये S ये M, मैंने इसको याद कर रखा है पिज्म। P मतलब पार्टीशन, I मतलब इन्वेस्टिगेशन, S मतलब सेल, M मतलब मिनिस्ट्रियल एक्टिविटीज़ या मिनिस्ट्रियल एक्ट जो भी है, ठीक है। ये मेरी खुद की मैंने ट्रिक निकाल रखी है, तो आगे आपके काम आएगी, आप भी ये देख लेना। अब अगले पे आ जाओ, कह रहा है द स्टिपुलेशन दैट इन अ सूट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट द अथॉरिटी टू बी नेम्ड एज अ प्लेंटिफ शैल बी द यूनियन ऑफ इंडिया। कहाँ दे रखा है, ये जितने भी सूट आते हैं कुछ पर्टिकुलर केसेस में गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, ये हमें दे रखा है सेक्शन 79 में। 79 में ये बात कर रखी है, और सेक्शन 80 में हमें गवर्नमेंट को नोटिस देना होता है उसकी बात कर रखी है। तो सेक्शन 80 में जो हमें नोटिस देना होता है वो कितने टाइम के अंदर अंदर हमें देना होता है, नोटिस पीरियड कितना है वहाँ पे 2 महीने सेक्शन में लिखा हुआ है। और क्या ये मैंडेटरी होता है, आंसर इज यस। तो ये मैंडेटरी होता है किसके अगेंस्ट में, सेक्शन 80 में जो नोटिस है, हम किसकी बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो नोटिस है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब अगले पे आ जाओ, इंटरप्लीडर सूट कैन बी फाइल्ड व्हेन। देखो इंटरप्लीडर जो सूट है वो हम इसको अच्छे से कंसेप्ट वाइज समझेंगे थोड़ा जब मैं ऑर्डर्स वाले क्वेश्चन लाऊंगी पार्ट अगले पार्ट में, ठीक है, बट इसमें हम इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। कहाँ कैन बी फाइल्ड व्हेन, पहली बात ये सेक्शन 88 में गिवन है, इसका आंसर होगा पी। क्लेम जो है 2 या 2 से ज़्यादा डिफेंडेंट्स ने फाइल कर रखा है जिनका आपस में राइवल टाइटल्स है किसी प्रॉपर्टी का, इन ऑर्डर टू लोकेट रियल लैंडलॉर्ड बाय टेनेंट। एक रियल लैंडलॉर्ड देखने के लिए टेनेंट ने जो है वो सूट इंस्टीट्यूट कर रखा है, और यहाँ पे वो जो दोनों डिफेंडेंट्स है जिसके अगेंस्ट कर रखा है वो आपस में राइवल अपना इंटेंशन रखते हैं, एक कुछ कह रहा है एक कुछ कह रहा है, इस वजह से एक सूट किसी ने फाइल कर दिया इन दोनों के अगेंस्ट में, वो हो जाता है इंटरप्लीडर सूट। ओके, अगले पे आओ, ये इंटरप्लीडर हम अगली वाली वीडियो में समझेंगे अच्छे से। प्रोविजन फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड कोर्ट, कोर्ट के बाहर बोला है इन्होंने, हैज़ बिन प्रोवाइडेड अंडर, कौन से सेक्शन में दे रखा है, तो ये किस चीज़ की बात कर रहा है, हमारा सेक्शन नंबर 89 की, जहाँ पे क्या बात कर रखा है कि हमें अगर कोई भी डिस्प्यूट्स को सेटल करना है वो हम कहाँ कर सकते हैं, आउट ऑफ कोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये किसके रिगार्डिंग है, किससे रिलेटेड है, ऑर्डर 10 रूल 1A से रिगार्डिंग, जहाँ पे हमने बोला है कि पहले हमें आउट ऑफ कोर्ट को मोटिवेट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। अब अगले पे आ जाओ, अ सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक चैरिटीज कहाँ प्रोवाइडेड है, अंडर सेक्शन, हम जब ये सेक्शन देखेंगे हमें पता लग जाएगा, पब्लिक चैरिटी दे रखी है हमें सेक्शन नंबर 92 में। ओके, अगले पे आ जाओ, क्या बोल रहा है, अंडर द प्रोविजन ऑफ CPC
नो सेकेंड अपील इन अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी नॉट एक्सीडिंग, कोई भी सेकंड अपील हम नहीं कर सकते। इसका मतलब हम जाएंगे अपील वाले सेक्शन में देखने के लिए, कह रहे कोई भी सेकंड अपील नहीं लाया करेगी अगर जो रिकवरी ऑफ मनी का सूट है वो 25,000 से ज़्यादा का है ही नहीं, तो भाई तुम्हें सेकंड अपील करने की वहाँ पे नीड नहीं है। ओके, अगले पे आ जाओ। एन अपील शेल नॉट लाई फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर। देखो जब अपील वाले क्वेश्चन आ चुके हैं तो तुम अपील के सेक्शन में आओ और उसमें देखो कि कौन कौन से अपील लाई नहीं करेंगी इन ऑर्डर से, जो जो हम सेक्शन में यहाँ देंगे वहाँ पे कौन से में अपील लाई नहीं करेगी, सेक्शन 35A में, 35B में, 95 में या सेक्शन नंबर 91 में। हमें जब 104 सेक्शन पढ़ेंगे हमें पता लगेगा वहाँ पे 35A भी दे रखा है, 95 भी, 91 भी, तो आंसर क्या हो जाएगा 35B। ठीक है, अगले पे आ जाओ। कह रहा है द नेचर ऑफ रिवीजन अंडर द CPC इज दैट, क्या जो हम रिवीजन फाइल करते हैं तो उसका नेचर क्या है, क्या वो ऑपरेट करेगा एज अ स्टे ऑफ द प्रोसीडिंग। अरे रिवीजन में क्या है, देखो यहाँ से हमारा कोई केस डिसाइड हुआ, पार्टीज ने जो है उसकी रिवीजन के लिए अप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना तुम्हारी प्रोसीडिंग्स रुक जाएंगी, जो तुम्हारी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उस पर तो स्टे नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है, ये स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स नहीं होगा एक्सेप्ट वेयर सच सूट और प्रोसीडिंग इज स्टेड बाय द हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि जो प्रोसीडिंग चल रही है उसको रोका जाए तो अलग बात है, वरना हम प्रोसीडिंग्स को रोक नहीं सकते हैं, हम नहीं रोकेंगे, वो रिवीजन चलती रहेंगी, प्रोसीडिंग्स अपनी जगह चलेंगी, रिवीजन अपनी जगह चलेगी। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो अलग बात है। ओके, अगले पे आ जाओ। एफिडेविट्स टू बी फाइल्ड इन अ कोर्ट कैन बी, जो भी हमारा एफिडेविट होता है ये हम सबको पता है कि वो कम से कम क्या होना चाहिए, ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए, या तो जज के द्वारा या मजिस्ट्रेट या नोटरी। हमने ये चीज़ देखा हो, जब भी हम एफिडेविट फाइल करते हैं उस पर नोटरी के कुछ ना कुछ स्टैंप वगैरह होती है, तो वो ऑथेंटिकेट होना ज़रूरी होता है। ओके, अगले पे आ जाओ। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। When proper court fees is not paid by the plaintiff, जब प्रॉपर कोर्ट फीस प्लेंटिफ ने नहीं दी, अरे तो कोई बात नहीं, प्लेंटिफ ने कोई गुनाह थोड़ी ना किया है, दे देगा कोर्ट जो भी उसकी फीस होएगी, कोर्ट फीस होएगी। तो हमने क्या बोला, कोर्ट जो है उसको टाइम दे देगा प्लेंटिफ को, ठीक है भाई जितनी भी कमी है तो दे दे अपनी फीस, कोई प्रिस्क्राइब टाइम होगा हम उसके अंदर दे देंगे। और ये प्रोविजन कहाँ लिख रखा है, सेक्शन 149 में। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा इस वीडियो के थ्रू कि कैसे कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे क्वेश्चंस को हमें समझना चाहिए, कैसे हमें उनके आंसर्स करने चाहिए। अगली वीडियो में जितने ऑर्डर्स के बेस पे क्वेश्चंस बनते हैं हम उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे, और जो हमारा इंटरप्रीटर सूट है ऑर्डर 35 हम इसके भी एग्जाम्पल को ढंग से देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।